आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे लेख जिसका शीर्षक है अतीत में दबे पांव, और इस लेख के लेखक है ओम थनवी जी। दोस्तों, इस लेख के पिछले पार्ट में हमने जाना कि लेखक खोजबीन करने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो शहर के अवशेषों को जब देखते हैं तो वह चौंक जाते हैं, और मोहनजोदड़ो शहर के सुसभ्य, विकसित और सुसंस्कृत समाज के बारे में हमें बताते हैं कि स्तूप के पूर्व दिशा में उच्च वर्ग के लोग रहा करते थे और दक्षिण दिशा में कारीगर वर्ग के लोग रहा करते थे, और अधिक खोज नहीं हो पाई है अभी, जिससे आगे इस सभ्यता के बारे में और जाना जा सके। पढ़ते हैं इस लेख के भाग नंबर 3 को और जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लेखक ने और हमें क्या जानकारियां दी हैं। हम पहले स्तूप के टीले से महाकुंड के विहार की दिशा में उतरे। लेखक बताते हैं कि हम पहले बुद्ध स्तूप के टीले से महाकुंड के भ्रमण की दिशा में उतरे, यानी देखने के लिए, महाकुंड को देखने के लिए उस दिशा में उतरे। दाईं तरफ एक लंबी गली दिखती है। दाईं तरफ एक लंबी गली है। इसके आगे महाकुंड है। इसके आगे बड़ा सा कुंड है, यानी जिसमें पानी भरा जाता है, वह बड़ा सा कुंड है। पता नहीं सायस है या संयोग की धरोहर के प्रबंधकों ने उस गली का नाम देव मार्ग यानी डिविनिटी स्ट्रीट रखा है। अब महाकुंड के दाईं तरफ एक लंबी गली जा रही थी। उस गली का नाम संयोग के धरोहर ने यानी प्रबंधकों ने क्या रखा है? देव मार्ग यानी डिविनिटी स्ट्रीट। माना जाता है कि उस सभ्यता में सामूहिक स्नान किसी अनुष्ठान का अंग होता था। माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी मोहनजोदड़ो के शहर में इस महाकुंड में स्नान सामूहिक रूप में किया जाता था और यह किसी अनुष्ठान का अंग होता था। कुंड करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है। लेखक बताते हैं कि महाकुंड की लंबाई 40 फुट है और चौड़ाई 25 फुट है, गहराई 7 फुट, और इस महाकुंड की गहराई जो है 7 फुट है। कुंड में उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां उतरती है। इस महाकुंड में उत्तर और दक्षिण दिशा में सीढ़ियां भी है जिससे इस कुंड में उतरा जा सके। इसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। उत्तर में 2 पात में 8 स्नान घर है। इनमें किसी का द्वार दूसरे के समान नहीं सामने नहीं खुलता। अब लेखक बताते हैं कि महाकुंड के तीनों तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं, साधुओं के कमरे बने हुए हैं। उत्तर में 2 पात में 8 स्नान घर बनाए गए हैं, यानी बाथरूम बनाए गए हैं। इनमें किसी का दरवाजा दूसरे के सामने नहीं खुलता है। सिद्ध वास्तुकला का यह भी एक नमूना है। लेखक बताते हैं कि उत्तम वास्तुकला का यह एक बढ़िया नमूना हो सकता है। यह एक बढ़िया नमूना है। इस कुंड में खास बात पक्की ईंटों का जमाव है। लेखक बताते हैं कि इस कुंड की खास बात क्या है कि यह पक्की ईंटों से बना हुआ है। कुंड का पानी रिस न सके और बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में ना आए, इसके लिए कुंड के तल में और दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल हुआ है। लेखक बताते हैं कि कुंड का पानी जो है रिस न सके यानी बाहर ना जा सके ईंटों के बीच में से, और बाहर का जो अशुद्ध पानी है वह कुंड में ना आ सके, इसके लिए कुंड के तल में क्या कर रखा था? इसके लिए कुंड के तल में और दीवारों पर ईंटों के बीच में चूने लगा रखे थे और चिरोड़ी के गारे लगा रखे थे, जिससे पानी का जो रिसाव है वह ना हो सके। पार्श्व की दीवारों के साथ दूसरी दीवार खड़ी की गई है जिसमें सफेद डामर का प्रयोग है। पास की दीवारों के साथ दूसरी दीवार खड़ी की गई है जिसमें सफेद डामर का इस्तेमाल हुआ है। कुंड के पानी के बंदोबस्त के लिए एक तरफ कुआं है। अब कुंड के पानी के लिए बंदोबस्त किया गया है। वह बंदोबस्त क्या है कि एक तरफ कुआं बना हुआ है, यानी जब उस कुंड में पानी डालना हो तो उस कुएं की मदद से उसमें पानी डाला जाए। दोहरे घेरे वाला यह अकेला कुआं है। इसे भी कुंड के पवित्र या अनुष्ठानिक होने का प्रमाण माना गया है। लेखक बताते हैं कि महाकुंड की तरह यह कुआं भी पवित्र माना गया है।
कुंड से पानी को बाहर बहाने के लिए नालियां हैं। इनकी खासियत यह है कि यह भी पक्की ईंटों से बनी है और ईंटों से ढकी भी है। लेखक बताते हैं कि इस महाकुंड से पानी को बाहर बहाने के लिए नालियां भी हैं और इन नालियों की खास बात यह क्या है कि यह नालियां पक्की ईंटों से बनी हुई है और इन ईंटों से ही ढकी भी हुई है। यानी 5,000 वर्ष पूर्व नालियां भी बनाई हुई है। यानी इतनी सुसंस्कृत और इतनी सुसभ्य सभ्यता उस समय में मौजूद थी मोहनजोदड़ो शहर में। पक्की और आकार में समरूप धूसर ईंटें तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पहचान मानी ही गई हैं। लेखक बताते हैं कि पक्की और आकार में एक जैसी धूसर ईंटें तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेष पहचान मानी ही गई है। ढकी हुई नालियों का उल्लेख भी पुरातात्विक विद्वान और इतिहासकार जोर देकर करते हैं। यानी ढकी हुई नालियों के बारे में उल्लेख करते हैं कौन? पुरातात्विक विद्वान और बड़े बड़े इतिहासकार की मोहनजोदड़ो सभ्यता के दौर में, सिंधु घाटी सभ्यता के दौर में नालियों का इस्तेमाल भी हुआ करता था। नालियां भी बनाई गई थी पानी के निकासी के लिए। पानी निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले के इतिहास में नहीं मिलता। लेखक बताते हैं कि पानी निकासी का ऐसा बढ़िया बंदोबस्त इससे पहले के इतिहास में नहीं मिलता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता ही एक ऐसी सभ्यता थी जिसमें नाली का बंदोबस्त किया हुआ है। इस सभ्यता से पहले कभी किसी जगह पर नाली का बंदोबस्त नहीं किया गया है। महाकुंड के बाद हमने गढ़ की परिक्रमा की। अब लेखक बताते हैं कि जल के महाकुंड को देखने के बाद हमने गढ़ की परिक्रमा की, यानी गढ़ को देखने के लिए गए। कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार है। कुंड के दूसरी तरफ एक बड़ा सा भंडार गृह है जहां पर अनाज रखा जाता था। कर के रूप में हासिल अनाज शायद यहाँ जमा किया जाता था। अब टैक्स के रूप में वहाँ की जनता से अनाज लिया जाता था और इन विशाल कोठारों में रखा जाता था। इसके निर्माण रूप खासकर चौकियों और हवादारी को देखकर ऐसा कायास लगाया गया है। यहाँ 9 चौकियों की 3 कतारें हैं। उत्तर में एक गली है जहाँ बैलगाड़ियों का जिनके प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। लेखक बताते हैं कि इन कोठारों में 9 चौकियां हैं जिसकी 3-3 कतारें हैं। उत्तर दिशा में एक गली है जहां बैलगाड़ियों का प्रयोग किया गया है और बैलगाड़ियों के प्रयोग का साक्ष्य यहाँ पर मिला है। अनाज गृह में बैलगाड़ियों के माध्यम से अनाज रखा जाता था। ढुलाई के लिए आवागमन होता होगा। ठीक इसी तरह का कोठार हड़प्पा में भी पाया गया है। लेखक बताते हैं कि अनाज के ढुलाई के लिए और अनाज के आने जाने के लिए इन बैलगाड़ियों का ही प्रयोग किया गया होगा। ठीक इसी तरह के भंडार गृह जो है हड़प्पा सभ्यता में भी मिलते हैं। अब यह जग जाहिर है कि सिंधु घाटी के दौर में व्यापार नहीं, उन्नत खेती भी होती थी। अब लेखक बताते हैं कि अब तो यह जग में जाहिर हो चुका है कि सिंधु घाटी के दौर में, सिंधु घाटी के समय में व्यापार ही नहीं होता था बल्कि एक उत्कृष्ट यानी बढ़िया तरह की खेती भी होती थी। बरसों यह माना जाता रहा कि सिंधु घाटी के लोग अन्न उपजाते नहीं थे, उसका आयात करते थे। अब जब यह खोज नहीं हुई थी कि यहाँ पर भंडार गृह भी है, तो इससे पहले यह माना जाता रहा था कि सिंधु घाटी के लोग जो है वह खेती नहीं करते थे बल्कि अन्न का आयात करते थे। यानी दूसरे देशों से वह अन्न को लाते थे। नई खोज ने इस ख्याल को निर्मूल साबित किया है। अब नई खोज हुई जब यह पता चला कि भंडार गृह भी होते थे और अनाज को लाने ले जाने के लिए बैलगाड़ियों का प्रयोग भी होता था और खेती भी होती थी। जब इस खोज को पाया तो यह जो माना गया था कि सिंधु घाटी के लोग अन्न नहीं उपजाते हैं, तो इस नई खोज ने इस ख्याल को निर्मूल साबित कर दिया, यानी बेबुनियाद साबित कर दिया। बल्कि अब कुछ विद्वान मानते हैं कि वह मूलतः खेतीहर और पशुपालक सभ्यता ही थी। बल्कि आज के समय के विद्वान मानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वे खेतीहर थे और वह एक पशुपालक सभ्यता थी। यानी उस समय में खेती भी होती थी और पशुपालन भी किया जाता था। लोहा शुरू में नहीं था पर पत्थर और तांबे की बहुत आयत थी। अब लोहा जो है उस समय में नहीं था लेकिन पत्थर और तांबा जो है बहुत प्रयोग किया जाता था। पत्थर सिंध में ही था। तांबे के खाने
तांबे की खानें राजस्थान में थी। पत्थर जो है सिंध में ही उपलब्ध था, लेकिन जो तांबे की खान थी वह राजस्थान में थी। इनके उपकरण खेती बाड़ी में प्रयोग किए जाते थे। तांबे का प्रयोग किया जाता था क्योंकि ताम्र काल था, उस समय तांबे का प्रयोग होता था और तांबे से ही खेती के उपकरण बनाए जाते थे, औजार बनाए जाते थे और उन्हीं से खेती बाड़ी की जाती थी। जबकि मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते थे। अब यहाँ पर बताया गया है कि मिस्र देश में और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरणों का, औजारों का इस्तेमाल किया जाता था खेती बाड़ी के लिए। इतिहासकार इरफान हबीब के मुताबिक मुताबिक यहाँ के लोग रबी की फसल लेते थे। इतिहासकार इरफान हबीब के अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह रबी की फसल को उपजाते थे। कपास, गेहूं, जौ, सरसों और चने की उपज के पुख्ता सबूत खुदाई में मिले हैं। अब इरफान हबीब बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है रबी की फसल को उगाते थे और खुदाई के समय में कपास, गेहूं, जौ, सरसों और चने की खेती के पुख्ता सबूत इस खुदाई के दौरान हमें मिले हैं। वह सभ्यता का तरयुग था जो धीमे धीमे सूखे में ढल गया। अब सिंधु घाटी सभ्यता का वह एक विकसित युग था जो धीमे धीमे सूखे में ढल गया। तो दोस्तों, यह था इस लेख का भाग नंबर 3। इस लेख के अगले भाग को देखेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। जानेंगे कि लेखक ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें और क्या रोचक जानकारियां दी है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।